देखें इसमें डिल्यूटिव सिक्योरिटीज एंड कंपनसेशन प्लान है और कंप्यूटिंग अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, अब अर्निंग सबसे पहले हम जो है वो अर्निंग पर शेयर ईपीएस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह हमने ईपीएस कैलकुलेट करनी है। इसमें जो है वो आपका सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा और कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। कि अगर आपका सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है तब आप ईपीएस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर जब होगा तब आप जो है वो अपनी ईपीएस किस तरह कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद इसमें जो है वो आपके यही चीज़ें जो है वो डेट एंड इक्विटी आ जाएगा, कन्वर्टेबल डेट आ जाएगा, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक वारंट, स्टॉक कंपनसेशन प्लान वगैरह, ये कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं कि जब सिंपल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो तो तब आप जो है वो अर्निंग पर शेयर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। वैसे अर्निंग पर शेयर का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ईपीएस का फार्मूला है ना, वैसे अर्निंग पर शेयर का फार्मूला वो कुछ यूँ होता है कि प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इसमें मज़ीद ये कर देते हैं कि इसको हम नीचे ले जाते हैं, माइनस इसमें से कर देते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड। ठीक है, यानी प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है बेसिकली प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके ही होता है। आप इसको चाहे माइनस ना करें। ठीक है, ये आपके पास जो आ गया ये बेसिकली जो है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जो इसमें से प्रेफर्ड स्टॉक है वो माइनस करने के बाद, प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करने के बाद जो है वो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाकी बच जाता है, उसको जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है। मिसाल के तौर पर कंपनी का प्रॉफिट है जनाब $10,000 या $10,000 वट्स एवर, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, फर्ज करें कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है हम लगा लेते हैं 5,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ₹2 पर शेयर, ये अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। ठीक है, कि ₹2 जो है वो एक शेयर पर अर्निंग आ रही है। बात समझ में आ रही है आपको बेटा? जी सर। ठीक है, ये एक सिंपल फार्मूला है, एक सिंपल अकाउंटिंग का फार्मूला। ठीक है, लेकिन हमने एक सिंपल फार्मूले पे नहीं रहना, तो हमने इसको जो है वो इन डिटेल डिस्कस करना है। ठीक है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये जो आपका आईएस है वो भी हम देख लेते हैं कि आईएस कौन सा है। सॉरी, अगर आप ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में भी हम इसको शो कर देते हैं कि IS 33 जो है अर्निंग पर शेयर को डिस्कस करता है, और ये बुक जो है वो कीसो की बुक है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो है वो आपका जो ACCA की बुक है वहाँ से भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, उधर आसानी से भी डिस्कशन हो जाएगी आपकी। तो इसमें देखें अर्निंग पर शेयर सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ओनली कॉमन स्टॉक, नो पोटेंशियली डिल्यूटिव सिक्योरिटीज। अब ये डिल्यूटिव सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप ये ज़हन में रखें कि सिर्फ कॉमन स्टॉक को आपने कंसिडर करना है। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिर्फ कॉमन स्टॉक को आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी स्टॉक या कॉमन स्टॉक को कंसिडर करेंगे, ये इक्विटी स्टॉक को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो है वो आप डिल्यूटिव सिक्योरिटीज को भी कंसिडर करेंगे। अब रिलेटिव सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं वो आगे चल के इसी स्लाइड में आपको बताएंगे। वैसे आपको बताता चलूँ, रिलेटिव सिक्योरिटीज़ ये होती हैं कि आपकी ऐसी सिक्योरिटीज़, ऐसे शेयर्स जो आपकी ईपीएस को कम कर दें, डिल्यूट कर दें, तो वो डिल्यूटिव सिक्योरिटीज़ कहलाएंगी। वो कैसी होती हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। अभी पहले सिंपल स्ट्रक्चर को देख लें। ठीक है, डिल्यूटिव का मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ईपीएस इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी डिल्यूटिव का मतलब क्या होगा कि एबिलिटी जो कि ईपीएस को इन्फ्लुएंस करेंगी
इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ईपीएस को कम कर देंगी ऐसी एबिलिटी। और ये ऑब्वियसली डिल्यूटिव सिक्योरिटी से क्या मुराद होगा कि ऐसी सिक्योरिटी जो ईपीएस को कम कर देती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे हम। अब प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड जो है सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आप सब्ट्रैक्ट कर दें जो नेट इनकम है उसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर दें। ठीक है, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर you are bound to subtract preferred dividend minus you are bound to subtract preferred dividend from net income। और आपके पास जो इनकम आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, वो एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय सिंपल नंबर ऑफ शेयर से आपने डिवाइड नहीं करना, बल्कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करना है। ठीक है, ये सिंपल एक फार्मूला है कि नेट इनकम में से आपने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, आपके पास इनकम आ जाएगी क्या, कौन सी, जो कि कॉमन स्टॉक होल्डर को के लिए एट्रीब्यूटेबल होगी, और उसको आपने डिवाइड करना है सिंपल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से नहीं, बल्कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से। तो हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये खैर वो कह रहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आर सब्ट्रैक्टेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट। आपने डिक्लेयर किया है या नहीं डिक्लेयर किया, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक होगा उसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो आपने माइनस कर देना है। ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कैसे निकालेंगे, कंपनी मस्ट वेट द शेयर्स बाय फ्रैक्शन ऑफ द पीरियड दे आर आउटस्टैंडिंग, यानी आपने जो है वो फ्रैक्शन ऑफ पीरियड से उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास वेटेड एवरेज आ जाएगी। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर होते हैं। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट ये होता है कि फर्ज करें, मैं आपको स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज जो नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं सपोज 1000 शेयर्स। ठीक है, और एट द रेट ऑफ सपोज ₹10 ईच। ठीक है, वेयर एज market value of each share is ₹150। समझ में आ रही बात आपको बेटा? जी सर। ये जो डाटा मैंने प्रोवाइड किया है ये समझ में आ गया। कॉमन स्टॉक जो है वो 1000 शेयर है और हर एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, जबकि इसी शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 150। अच्छा, अब देखें ये 150 जो है वो अगर आप इसकी पार वैल्यू से कंपेयर करें तो टू मच, बहुत ज़्यादा है ना। तो अब इस मार्केट वैल्यू को कम करने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है वो स्टॉक स्प्लिट कर देती है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट यानी कंपनी अनाउंस कर देती क्या, 2 फॉर 1, या 2 फॉर 1 की बजाय हम इसको कर लेते हैं 4 फॉर 1 शेयर। ठीक है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। कंपनी कहती है कि जिसके पास एक शेयर है, आप उसके पास वो समझे कि उसके पास कितने शेयर हैं, 4 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अगर किसी के पास एक शेयर है तो 4 शेयर हो जाएंगे, तो मार्केट वैल्यू भी 4 से डिवाइड कर दें तो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी अगर आप जो है वो 150 को डिवाइड करें 4 से, 150 डिवाइडेड बाय 4, ये 37.5 आ जाएगी। ठीक है, इन दिस वे नाउ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर, 1000 शेयर है और हर एक के बदले कितने शेयर बन गए, 4, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हो गए, 4000। ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 150,
जिसके पास एक शेयर था अब उसके पास 4 शेयर हैं, ठीक है। तो ₹37.5 पर शेयर जो है मार्केट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। कंपनी अनाउंस कर देती है कि भाई जिसके पास एक शेयर है उसको, वो अब समझें कि उसके पास 4 शेयर हैं। ये स्टॉक स्प्लिट जो है वो 3 फॉर 1 शेयर भी हो सकता है, 2 फॉर 1 शेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टॉक स्प्लिट होता है। अंडरस्टूड कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो कंपनी नीड टू रीस्टेट द शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर द स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट। अच्छा, ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ये एक एग्जांपल जो है वो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ऑन January 1, 2008 विल्की कॉर्पोरेशन हैड 480,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। जनवरी 2008 यकम जनवरी 2008 को जो है वो 4,80,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है। 2008 के दौरान क्या हुआ, इट हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दैट अफेक्टेड द कॉमन स्टॉक अकाउंट, ठीक है। यानी ये ट्रांजेक्शन हुई February 1 को जो है वो कंपनी ने इशू किए हैं, ये 1,20,000 शेयर है, 120 शेयर नहीं है, ठीक है। ये 1,20,000 है, याद रखिएगा। इसको मैं हम कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ आपको बता देता हूँ ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,20,000, ये 1,20,000 शेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक। और मार्च को कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है बोनस शेयर, 10% इशू किए हैं, ठीक है। और यकम मई को कंपनी ने जो है वो 1,00,000 शेयर जो है वो ट्रेजरी स्टॉक के तौर पर एक्वायर कर लिए। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? कंपनी जो अपने शेयर मार्केट से बाय बैक कर लेती है, खुद खरीद लेती है और उनको कैंसिल नहीं करती है, बल्कि कंपनी उसको अपने पास रख छोड़ती है। इन फ्यूचर जो है वो कंपनी ने अगर एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देने हैं तो ट्रेजरी स्टॉक में से पे कर सकती है। या इन फ्यूचर जो है फर्ज करें कि कंपनी ने इस वक्त मार्केट से उठाए हैं, सपोज ट्रेजरी स्टॉक की बात कर रहे हैं ना हम, कंपनी जो है वो कंपनी ने ट्रेजरी स्टॉक जो है वो फर्ज करें कि रुपीस 50 पर शेयर मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस कितनी है? ₹50 पर शेयर। कंपनी ने ट्रेजरी स्टॉक उठा लिए हैं 1,00,000। अब जो है वो फ्यूचर में जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ती है कंपनी इस ट्रेजरी स्टॉक को सेल आउट कर देती है। इस तरह कंपनी जो है वो अपने शेयर पर अपने शेयर को खरीद के फिर बेच के प्रॉफिट कमा सकती है। आई बात समझ में? तो ट्रेजरी स्टॉक का पर्पस क्या होता है? ट्रेजरी स्टॉक का पर्पस ये होता है यार, एक मिनट। तो ट्रेजरी स्टॉक जो है वो कंपनी इसलिए इशू करती है कि कंपनी जो है वो मार्केट में उसकी प्राइस अगर ₹50 पर शेयर जा रही है सपोज, तो कंपनी अपने शेयर जो है वो मार्केट से बाय बैक कर लेती है। फिर जैसे ही मार्केट प्राइस जो है वो 60 या 70 या 90 पर पहुंचती है, कंपनी उसको सेल आउट कर देती है। एक तो ट्रेजरी स्टॉक का ये पर्पज होता है, यानी कंपनी अपने ही शेयर खरीदेगी लेकिन उसको कैंसिल नहीं करेगी, ठीक है। वो ट्रेजरी स्टॉक होगा। दूसरा ट्रेजरी स्टॉक का ये पर्पज होता है कि कंपनी स्टॉक ऑप्शन के तौर पर ट्रेजरी स्टॉक को इशू ट्रेजरी स्टॉक को खरीदती है। स्टॉक ऑप्शन से मुराद ये है कि इन फ्यूचर अगर कंपनी ने जो है वो अपने कोई प्लान रखा हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको शेयर इशू करने हैं, तो ये ट्रेजरी स्टॉक में से इशू कर देगी। सो कंपनी ने 1 मई को जो है वो एक्वायर किए हैं 1,00,000 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, और यानी ये शेयर कम हो गए हैं मार्केट से, ठीक है। उसके बाद जो है इशूड 3 फॉर 1 स्टॉक स्प्लिट, यानी हर एक के बदले 3 शेयर बन जाएंगे। ये स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है, ठीक है। फिर October 1 को कंपनी ने री इशू किए हैं 60,000 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, ठीक है। 60,000 शेयर जो है वो ट्रेजरी स्टॉक इशू कर दिए। अच्छा, ये जो कंपनी ने February 1 को इशू किए हैं 1,20,000 शेयर, ये जो है वो राइट शेयर भी हो सकते हैं। राइट शेयर मैं आपको बता चुका हूँ कि राइट शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ट्रांजेक्शन्स और कंपनी कह रही है डिटरमिन द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑफ December 31, 2008। इस साल के एंड पर जो है वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ इसी बुक में से
अर्निंग पर शेयर जो है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसी बुक में से उसने जो है वो स्लाइडें बना के हमें हमारे सामने रख दी हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि व्हेन स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट अकर्स कंपनी नीड टू रीस्टेट द शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर द स्टॉक डिविडेंड और स्प्लिट इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने जब भी स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक डिविडेंड कंपनी इशू करेगी तो कंपनी जो है वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगी, शेयर्स आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट करेगी स्टॉक डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट से पहले। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम दैट ये विजय कॉर्पोरेशन हैड 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग on January 1st and issued a 25% stock dividend on June 30th। यानी जनवरी 1st को जो है वो कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं, 1 लाख, और कंपनी 25% स्टॉक डिविडेंड दे रही है जून 30th को। ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज फॉर करंट ईयर इट इज एज्यूम दैट 25,000, यानी 1 लाख का 25% जो है वो 25,000 शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टॉक डिविडेंड टू बी आउटस्टैंडिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपने आल्दो की कंपनी जो है वो 30 जून को स्टॉक डिविडेंड दे रही है जो कि 25,000 शेयर बनते हैं। वो कह रहे हैं कि